Hello everybody. So today we are in this part of this inheritance and the Java basics. So in the previous part, I already explained the what is abstraction, data abstraction, what is encapsulation, what is messaging, polymorphism. Okay. So if you are not checked, then you please check. Is available in my channel प्रतीक्षण online. और अगर सब्सक्रिप्शन बाकी है तो you सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए. So today is very important topic, that is inheritance. First I explained inheritance and then we start the basic of Java. So one important advantage is pending the inheritance. So that I explained in the last tutorial only. I inform you that it takes 5 to 10 minutes to explain the inheritance. So that I covered in this lecture. ये लेक्चर में हम कवर करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे जावा का बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावा थोड़ा सा हम आज लेंगे. This is the main point of today's tutorial and is very important because it's a basic. And okay, if you are not able to understand this, then it's difficult to understand the after means later periods. Okay, so be serious, try to understand each and every concept properly. I am here with you, okay, to explain everything easily. सब कुछ आसानी से हो जाएगा मगर थोड़े से सीरियसनेस के साथ इसको समझने की जरूरत है. इट्स नॉट लाइक कंपोजर और HTML. ओके, बहुत आसानी से समझ लिया. ये लैंग्वेज है, आपको पता है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा. एंड डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट देने की आदत डालो, तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में होती है. उससे क्या होता है कि आपका ये वीडियो का रिलेटेड कितना नॉलेज रहा वो आपको आइडिया आ जाएगा. और इफ यू वांट टू रिफर इट अगेन, देन आप वापस ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती हुई है. सो यू जस्ट ऑलवेज बी गिव ए सेल्फ टेस्ट. उसकी लिंक आपको पता है यूट्यूब में है, डिस्क्रिप्शन पार्ट में है. ओके, सो now let's start the inheritance and then we start the Java basic. Okay, so very first topic is the inheritance. Exactly what is inheritance? The inheritance is nothing but to create a new class by taking the help of existing class. यानी कि नए क्लास को हम बनाएंगे मगर पुराने क्लास की मदद से. तो इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू रीयूज अवर क्लास. क्लास की रीयूजेबिलिटी हम यहाँ पे फीचर्स नजर में आएगा. सो नाउ लेट्स सी वन बाय वन द हाइलाइट्स ऑफ द इनहेरिटेंस. इज जनरली रिफर टू ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप. कौन सी रिलेशनशिप को शो करता है? ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप. ओके, दैट यू रिमेंबर इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. ओके, जबकि हमने इससे पहले कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन देखा था, उसमें है द रिलेशनशिप था. ओके, यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है वो इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप है. ओके, आपने अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो जरूर देख लीजिए क्योंकि उसके रिलेटेड ही ये है, ये टॉपिक है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लेना है आपको, और फिर आप यहाँ से आप बाद में भी ये स्टार्ट कर सकते हो. Okay, so inheritance generally referred to as is a kind of relationship between two class and it is appropriate when one class is a kind of other class. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं. किस तरह से इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिखाता है वो स्टेप बाय स्टेप आएगा. डोंट टेक एनी टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना. ओके, अभी एग्जांपल हम देते हैं. ठीक है, ए टीचर इज ए काइंड ऑफ पर्सन. ओके, ए टीचर इज ए काइंड ऑफ पर्सन. सो हियर पर्सन इज ए क्लास एंड टीचर इज ए क्लास. ओके, तो टीचर इज ए काइंड ऑफ पर्सन. तो वो बहुत सारे एट्रीब्यूट किसके लेते हैं? टीचर इज टेक द एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन. टीचर में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? पर्सन के तो एट्रीब्यूट्स है ही है, प्लस उसके खुद के क्या? टीचिंग एबिलिटीज, टीचिंग मेथोडोलॉजी. ओके, वो एट्रीब्यूट सिर्फ टीचर्स के पास है, वो हर पर्सन के पास नहीं होता है. ठीक है, बट दे टेक सम एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द पर्सन. सो ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड द मेथड ऑफ क्लास पर्सन आर एप्लीकेबल टू क्लास टीचर. ओके, टीचर पर्सन की सभी एट्रीब्यूट्स और मेथड टीचर के ऊपर अप्लाई होता है. ओके, एंड द टीचर क्लास इनहेरिट ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन क्लास. ओके, और टीचर क्लास के ऊपर मे हैव देयर एडिशनल एट्रीब्यूट्स लाइक सब्जेक्ट एंड मेथड. ओके, टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं टीचर क्लास को पर्सन क्लास की मदद से बनाऊं, ठीक है, तो टीचर क्लास के पास पर्सन क्लास के सभी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, प्लस मुझे जो भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स जो है वो जो टीचर को टीचर बनाता है
वो मैं ऐड करूंगा। मगर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है वो टीचर क्लास जो है वो पर्सन क्लास से ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हियर teacher class is made by taking the help of person class, and that's why here the relationship is teacher is a kind of person. Okay, so I think now is clear, is a kind of relationship यहाँ पे inheritance दिखाता है। Inheritance refers to the capability of defining a new class of objects that inherits the characteristic of another existing class। घूम फिर के बाद मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, इनहेरिटेंस मीन्स टू क्रिएट ए न्यू क्लास बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि जो क्लास हमारे पास है वही क्लास की मदद से नया क्लास क्रिएट करना। एंड व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ दैट, मैं इन शॉर्ट मेरी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, यही चीजें घूम फिर के आएगी, आप देख लेना, हम देखेंगे आप आगे पॉइंट्स, मगर यही सब चीजें आएगी। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ मेरी तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करने के, एंड देन वी सी व्हाट एग्जैक्टली द बुक्स आर सेइंग। ओके, तो कोई भी एक क्लास हमारे पास होगा उसकी मदद से जो है वो दूसरा क्लास बनाएंगे। उसके बेनिफिट्स ये है, एक, जो क्लास की मदद से नया क्लास बना तो नए क्लास के अंदर जो पुराने क्लास है उसके सभी के फीचर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी फीचर्स उसके नए क्लास में आ जाएंगे, प्लस नए क्लास के अंदर जो एक्स्ट्रा हम फैसिलिटी डालें वो, दैट मीन्स अगर हम इन शॉर्ट बोले तो नया क्लास जो बनेगा वो लेटेस्ट क्लास बनेगा, वो अपडेटेड क्लास है, क्योंकि उसमें पुराने क्लास की तो सब फैसिलिटी है ही है, प्लस कुछ नया डाला है। सपोज एक पुराना घर है उसको मुझे रिनोवेट करना है, ठीक है, तो उसी में मुझे कुछ घर के एक रूम को जो है उसकी एक दीवार तोड़कर जो है उसमें एक बड़ा सा हॉल बनाना है, मतलब एक बड़ा सा रूम बनाना है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक दीवार तोड़, यानी कि मेरे पास जो एक रूम था मेरे घर के अंदर उसी की एक दीवार तोड़, यानी कि वही रूम की हेल्प लेकर मैं एक बड़ा रूम बनाना चाहता हूँ बीच वाली दीवार तोड़ के। तो उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे, जो रूम मेरे पास बना हुआ है उसके अंदर जो फैसिलिटी है वो तो मुझे नया जो मैं रूम बनाऊंगा दीवार तोड़ के उसमें तो मिलेगी, प्लस उसके अंदर मान लो कि मैंने एक बड़ा सा 52 इंच का टीवी डाल दिया, ओके, एक प्रोजेक्टर करके बड़ा सा स्क्रीन डाल दिया, होम थिएटर सिस्टम डाल दी, तो वो मैंने कहाँ पे डाला, नए रूम के अंदर डाला। तो नए रूम के पास दोनों चीज हो गई, पुराने रूम की सब फैसिलिटी प्लस जो मैंने टीवी या होम थिएटर साउंड सिस्टम डाला वो सब। अंडरस्टैंड और नॉट, और वही इनहेरिटेंस है। और इट शोज द रीयूजेबिलिटी, वो क्या दिखाता है, रीयूजेबिलिटी वो दिखाता है कि हमारे पास जो था तो क्यों हम नया परचेस करें, जो है उसी का यूज करके नया बनाओ, और जो कम पड़ रहा है वो नया ऐड कर दो उसके अंदर, सिंपल। ठीक है, अभी मेरे पास 10 चीजें ऑलरेडी पड़ी थी तो मैं क्यों वो 10 चीजें वापस परचेस करूं, जो मेरे पुराने रूम के पास अंदर थी, चेयर थी, ठीक है, एक सोफा था, तो मैं क्यों परचेस करूं एक अलग से रूम बनाकर, वही रूम का हेल्प लेके वही चीजों का यूज करके नया रूम बना लूंगा। नए रूम में मुझे जरूरत थी टीवी और होम थिएटर की तो वो मैंने डाल दी। अंडरस्टैंड, ओके, लाइक दिस ओनली इनहेरिटेंस वर्क। ओके, मगर उसको थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में यहाँ पे, टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस रिफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग ए न्यू क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इनहेरिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि जो ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है उसके कैरेक्टरिस्टिक का यूज करेगा। ठीक है, देन इन शॉर्ट इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास विद द हेल्प ऑफ एक्जिस्टिंग क्लास, वही चीजें आएगी मुझे पता है, ठीक है, इसलिए पहले मैंने आपको मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, बट वी नीड टू रिफर द बुक लैंग्वेज ऑल्सो, हमको बुक की लैंग्वेज को भी रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली कौन से वर्ड यूज करना है वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज इन योर एग्जाम, रिटर्न एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हमको वही वर्ड यूज करने हैं। ठीक है, उसी में अगर आगे देखे, द इन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी ए न्यू क्लास, यानी कि जो नया क्लास बनेगा इज कॉल्ड ए सब क्लास और ए चाइल्ड क्लास और ए डिराइव्ड क्लास, तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। while I am making the new class by taking the help of existing class, यानी कि पुराने क्लास की मदद से जब मैं नया क्लास बनाऊंगा तो जो नया क्लास बनेगा उसको या तो हम सब क्लास कहेंगे, या तो चाइल्ड क्लास कहेंगे, और या तो उसको हम डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, वन मोर पॉइंट वी टेक, और द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड सुपर क्लास और पेरेंट क्लास और बेस क्लास। इट मीन्स उस
यानी कि जिस क्लास की मदद से नया क्लास बन रहा है, यानी कि जो पुराना क्लास है, ठीक है, उसको सुपर क्लास कहेंगे। यहाँ तो पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं और बेस क्लास भी कह सकते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल हियर इज अ बेस क्लास, और उसके अंडर में बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस क्लास मैं दो क्लास बना रहा हूं, तो वो दोनों हो गए डिराइव्ड क्लास। आप बेस और डिराइव्ड की जगह पे सुपर और सब क्लास भी यूज कर सकते हो, पेरेंट और चाइल्ड क्लास वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट जनरली बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास ज्यादा यूज होता है, और या तो सुपर क्लास और सब क्लास। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का यूज कम होता है, मगर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so you note it down, is very helpful in the exam also. So this picture provides the reusability where existing method can be reused without redefining. उसको वापस रीडिफाइन नहीं करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट सिंपल उसको यूज कर सकते हो। जो मैंने कहा वही चीजें आएगी यहाँ पे। Additionally, new data and method members can be added to the subclass as an extension. जैसे कि मैंने वहां पे टीवी और होम थिएटर ऐड किया था, यानी कि नए क्लास में आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ नया ऐड करना है तो आप कर सकते हो। देयर इज नो मैटर, नॉट एट ऑल इश्यू। ओके, इट ऑल्सो अलाउज द मेथड टू बी रिडिफाइंड इन सब क्लास एज पर नीड। थोड़ा सा चेंजेस करना हो तो हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि एक बड़ा सा रूम अभी मैं बना ही रहा हूँ, तो मैंने कलर कर लिया थोड़ा सा, मेरे पास जो सोफा था या तो कोई दूसरी चीज थी उसको कलर किया, तो थोड़ा सा रिडिफाइन करना है तो कर सकते हैं, मगर फिर भी रीयूजेबिलिटी तो है ही। काफी सारी चीज 80% प्रोडक्ट में रीयूज कर रहा हूँ, 20% मैंने थोड़ा रिनोवेट किया। ठीक है, सो आई थिंक नाउ द डाउट इज क्लियर व्हाट इज इनहेरिटेंस। ओके, द अनदर नेम ऑफ द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज द अनदर नेम ऑफ इनहेरिटेंस और इज ए रिलेशनशिप। वो इज ए रिलेशनशिप है और इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दोनों आप बोल सकते हो, जो हमने इनहेरिटेंस में सीखा। जनरलाइजेशन इज द अनदर नेम फॉर इनहेरिटेंस और इज ए रिलेशनशिप। It refers to a relationship between two class where one class is a specialized version of another. ये जनरलाइजेशन में इज ए रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप इज देयर इन बिटवीन टू क्लासेस, but in that the one class is a specialized version of the another class. Okay, the common attributes and methods are defined in super class. जनरली जो भी कॉमन एट्रीब्यूट यानी कि पर्सन, एक पर्सन क्लास जो बना वो सुपर क्लास रहेगा, बिकॉज डॉक्टर ऑल्सो इज ए पर्सन, टीचर ऑल्सो इज ए पर्सन, ओके, जज ऑल्सो इज ए पर्सन, पुलिस इज ऑल्सो ए पर्सन। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स पर्सन के हैं वो हम पर्सन क्लास में डालेंगे, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट्रीब्यूट्स है, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स डॉक्टर को डॉक्टर बनाएगा, टीचर को टीचर बनाएगा, वो सब डॉक्टर क्लास, टीचर क्लास या पुलिस क्लास वगैरह में हम डाल सकते हैं। एंड देन that doctor class, teacher class, police class, they all are the derived class from the person class. Person class से ही बताता because they all are a kind of person. Okay, वो सभी एक पर्सन ही है। पर्सन की मदद से कोई जो है वो टीचर बना, कोई जो है वो डॉक्टर बना, कोई जो है वो जज बना, कोई जो है वो पुलिस बना, whatever. Okay, a class can also be derived using more than one parent class. ओके, एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से भी मान लो कि कुछ प्रॉपर्टी मैंने एक क्लास से ली, कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने दूसरे क्लास से लिया, और दोनों क्लास को मिलकर मैंने एक क्लास बनाया, तो यहाँ पे पेरेंट कितने हुए? एक से ज्यादा हुए। ओके, एंड दैट ए चाइल्ड इनहेरिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मदर एंड फादर। वेरी गुड एग्जांपल। ए चाइल्ड कैन टेक द एट्रीब्यूट्स, सम एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द फादर एंड सम एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द मदर। ओके, when a class derived from two or more classes it is known as the multiple inheritance। यानी कि यहाँ पे ये multiple inheritance का एग्जांपल था। a child can take the attributes from father class as well as mother class, तो multiple inheritance हो गया, जहाँ पे कोई एक क्लास जो है वो एक से ज्यादा क्लास की मदद से बनेगा, यानी कि पेरेंट क्लास एक से ज्यादा होंगे और डिराइव्ड क्लास एक हो सकता है। ठीक है, या तो दो हो सकते हैं, वॉट एवर, मतलब जिसका पेरेंट क्लास एक से ज्यादा है वो हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। Okay, multiple inheritance means a class can be derived using more than one parent class. So is clear? Okay. Now the difference between composition and inheritance. So one relationship that you already know, inheritance shows a kind of relationship and composition shows has a relationship. Now that we see in detail. In inheritance, class inheritance from other class in order to share and reuse or extend the functionality.
Okay, there exists a kind of relationship between superclass and subclass. Okay, inheritance from other classes. क्यों inheritance का यूज होता है? To share and reuse or extend the functionality of the existing class. हम जो क्लास बना हुआ है, जो पुराना क्लास है, उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको रीयूज करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज होता है, और इसलिए वो ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप को दिखाता है. जबकि composition classes do not inherited from the other classes but are composed of other class. वो आपको मैंने डायग्राम मैंने इसके पहले पार्ट में बताया, मैं वापस बोल रहा हूँ. अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पहले चेक कर लो, क्योंकि उसमें मैंने कंपोजिशन, एग्रीगेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एक्सट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एक्सप्लेन किया है. डोंट बी लेजी, यू चेक एवरीथिंग, देन ओनली योर कंसेप्ट इज क्लियर. ज्यादा ठीक से समझ में हो आएगा जब आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे. छोड़ दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है. तो क्लास कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स वेयर सम एट्रीब्यूट्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर का. कुछ एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के, वो कंपोज होता है, इनहेरिट नहीं कर रहा है, वो कंपोज होता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है कंपोजिशन. ओके, एंड नाउ वी स्टार्ट द concept of Java. Be with me, everything I am going to explain. Actual work now is going to start, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, वही मैंने आपको बताया. अभी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे शुरू करेंगे. तो सबसे पहले तो जावा लैंग्वेज क्या है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, वो हम समझ लेते हैं. लेट्स स्टार्ट द जावा. द इंट्रोडक्शन ऑफ जावा. So Java was developed by Sun Microsystem in 1991. The company developed the Java language is Sun Microsystem, and in which year? In 1991. Now, the Java is a very small, fast, efficient and easily portable to a wide range of hardware devices. और इसीलिए वो फेमस है. एक तो लैंग्वेज छोटी है, वेरी फास्ट इन डूइंग द वर्क, वेरी एफिशिएंट एंड इजीली पोर्टेबल. यहाँ पे पोर्टेबल वर्ड वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेनिफिट है. ओके, सी लैंग्वेज इज नॉट ए पोर्टेबल लैंग्वेज, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कोई भी होगी वो पोर्टेबल लैंग्वेज होगी. पोर्टेबल मतलब ऐसा नहीं कि बैग में डाल के लेके गए. ठीक है, इज नॉट लाइक दैट. बैग में डाल के लेके गए, इज नॉट लाइक दैट. पोर्टेबल मतलब इजी टू यूज इन एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. इजी टू यूज एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब, प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आएगी. मैं विंडोज में भी आसानी से यूज कर सकता हूँ, मैक ओएस में भी आराम से यूज कर सकता हूँ उसको, लिनक्स में भी आराम से यूज कर सकता हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इजी टू यूज. ओके, नाउ जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट यू ऑल नो, और इसलिए तो हम सीख रहे हैं. नाउ द कंसेप्ट ऑफ जेडीके कम्स. जावा डेवलपमेंट किट. Java Development Kit. The full form of JDK is Java Development Kit. Java includes a set of class libraries that provide the basic data types, system input and output capabilities, and other utility functions. These basic classes are a part of JDK. Java Development Kit के अंदर ही सभी class libraries होती है. All class libraries are available in the Java Development Kit, जो हमको डेटा टाइप्स प्रोवाइड करेगा, इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, और दूसरे फंक्शंस बहुत सारे प्रोवाइड करेंगे हम. एंड जेडीके हैज ए क्लासेस टू सपोर्ट नेटवर्किंग, कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड यूजर इंटरफेस टूलकिट फंक्शन. इन शॉर्ट वी कैन से ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन द जेडीके. किसके पास सब कुछ है? जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट. इफ यू वांट टू इंस्टॉल द जावा इन योर कंप्यूटर, देन यू जस्ट इंस्टॉल द जेडीके. जेडीके आप जावा डेवलपमेंट किट के पास सब कुछ आ जाएगा, वो आप इंस्टॉल कर लो, पूरा जावा आ जाएगा. After installing JDK only, you are able to use the Java in your computer. Okay, and in the next lecture, I just will provide one special app to use the Java in your mobile. Be with me. वो मैं next tutorial में आपको announce करूँगा कि वो कौन सी ऐप है जो हमारे साथ यूजर फ्रेंडली है. बहुत सारी ऐप ऐसी भी है जो फ्रॉड के साथ जोड़ी हुई है और जो एडवर्टाइजमेंट डालकर हमको बहुत डिस्टर्ब करेगी. बट आई हैव वन ऐप दैट आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. Don't forget to give a self test of this, huh? And self test देने के बाद you click on the like button and post a comment about the performance. वो भूलना नहीं है. ओके, जावा डेवलपमेंट किट हो गई. ओके, उसके बाद हम आगे कंसेप्ट देखते हैं. ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बाइट कोड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है. जावा वर्चुअल मशीन एंड बाइट कोड. व्हाट एग्जैक्टली इज देयर? लेट वी सी नाउ. तो मैंने आपको कहा था जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एट बोथ सोर्स एंड बाइनरी लेवल. ये जो टॉपिक है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वो खतरनाक है.
और इसी की वजह से जावा बहुत फेमस हुआ है, बिकॉज जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एट बोथ सोर्स एंड बाइनरी लेवल. Okay. Platform independency is a program's capability of being moved easily from one computer system to another system. यानी कि मैं हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ. चलो एक लैपटॉप में से दूसरे लैपटॉप में यूज कर दिया, ठीक है, वो तो होगा ही होगा. यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने अभी आपको कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर कोई यूजर अलग अलग यूज कर रहा है. अगर आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, तो आप विंडोज के सॉफ्टवेयर लिनक्स में यूज नहीं कर पाओगे, लिनक्स के सॉफ्टवेयर मैक ओएस में यूज नहीं कर पाओगे. मगर जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, उसके बाइट कोड फैसिलिटी की वजह से आप जावा को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा माइनर मॉडिफिकेशन से आप आसानी से यूज कर सकते हो. एंड दैट इज द मेन फीचर ऑफ जावा, और वो पॉसिबल है बाइट कोड से. At source level, Java's primitive data types have consistent size across the all development platform, and in binary platform, independency is possible due to bytecode. आया ना bytecode. So designers of Java use a combination of compilation and interpretation. देखो Java के पास दोनों है, interpreter भी है और compiler भी. ठीक है, यहाँ पे देखो, first you write the Java, उसका भी हम पूरा एग्जीक्यूशन आज ही देखेंगे किस तरह से एग्जीक्यूट होता है जावा का प्रोग्राम. फिर उसका कंपाइलर होता है, वो व्हाई द कंपाइलर इज रिक्वायर्ड. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर ट्रांसलेटर. दोनों क्या है, दोनों के दोनों ट्रांसलेटर है. दोनों का काम क्या है, टू ट्रांसलेट अवर लैंग्वेज इनटू जावा लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा. तो पहले कंपाइलर अपना काम करेगा, ट्रांसलेट करेगा, फिर बीच में बाइट कोड आएगा, और बाइट कोड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होगा. देखो यहाँ पे दिया है जावा इंटरप्रेटर फॉर लिनक्स. लिनक्स है, अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो देन यू आर यूजिंग लिनक्स बाइट कोड. अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो विंडोज बाइट कोड. एंड मैक ओएस यूज करते हो एप्पल कंप्यूटर के लिए तो मैक इंटरप्रेटर यूज करना है आपको. तो इंटरप्रेटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपने आप वर्क करेगा, चेंज होगा. हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग इंटरप्रेटर है, और वही वजह से आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा को इजीली यूज कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. Okay, I think now you understand. Now go ahead. Java Virtual Machine, JVM. The full form is Java Virtual Machine. यहाँ पे ध्यान रखना है कि programs written in Java are compiled into the machine language. जो मैंने अभी आपको कहा कि compile मतलब translate होना, क्योंकि हम तो English like language में ही लिखेंगे, उसको machine language यानी कि computer language में translate करना ही करना है, जो compiler का काम है. Okay, into the machine language for a computer that does not really exist. वो इस कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेट कर रहा है जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है. यानी कि एंड दैट्स व्हाई इज कॉल्ड वर्चुअल कंप्यूटर एंड इज नोन एज द जावा वर्चुअल मशीन. Programs written in Java are compiled into the machine language for a computer that does not really exist. जो है ही नहीं उसके लिए बना रहा हो, और जो नहीं है फिर भी ऐसा लगे कि वो है, उसको कहते हैं वर्चुअल. ओके, इज नॉट ए रियल बट लुक्स लाइक ए रियल, इज कॉल्ड ए वर्चुअल. तो यहाँ पे वो मशीन अवेलेबल नहीं है मगर अवेलेबिलिटी जैसा लगेगा आपको, एंड दैट्स व्हाई इज कॉल्ड ए वर्चुअल कंप्यूटर और इज नोन एज द जावा वर्चुअल मशीन. तो मशीन लैंग्वेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड ए बाइट कोड. यहाँ पे आया वापस बाइट कोड. ओके, द मशीन लैंग्वेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के लिए जो कंपाइल हुआ, ट्रांसलेट हुआ, इंटरप्रेट हुआ और मशीन लैंग्वेज में, उसको कहते हैं बाइट कोड, जावा बाइट कोड. ओके, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बाइट कोड है. ठीक है, नाउ द डिफरेंट जावा बाइट कोड इंटरप्रेटर इज नीडेड फॉर ईच type of computer. Java binary files are actually in the form called bytecode that is not specific to any one processor or any particular operating system. मैंने कहा ना कि bytecode is not for a specific operating system. Windows के लिए ठीक है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करके लिनक्स डालते हैं तो लिनक्स का बाइट कोड, मैक ओएस डालते हो एप्पल का है तो फिर उसके लिए उसका बाइट कोड. तो इंटरप्रेटर जो है वो अलग अलग यूज होता रहेगा. ठीक है, and the only disadvantage of using bytecode is very slow compared to the normal programming. थोड़ा सा स्लो हो जाए क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर भी काम करता है, इंटरप्रेटर भी काम करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी भी आपको देखनी है. नेचुरली है, अगर हमको इतने सारे अच्छे बेनिफिट्स चाहिए तो थोड़ा सा तो ड्रॉबैक
होगा ही होगा, नेचुरली है, मगर वो इतना मेजर नहीं है कि हम उसको ध्यान में ले, इसको इग्नोर ही करना है, सिंपल। स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोग्रामिंग, ठीक है। नाउ प्रोसेस ऑफ जावा प्रोग्राम, the program should an extension whatever the source file we are making, यानी कि सबसे पहले तो हमको जावा का प्रोग्राम लिखना है, टाइप तो करेंगे बाय यूजिंग एनी वन एडिटर, जावा का खुद का भी है, और हम सीखेंगे, हम नेक्स्ट पीरियड से ही थोड़ा सा देखते हैं, शायद स्टार्ट करेंगे। वैसे जावा बेसिक के काफी सारे पॉइंट्स बाकी है, जैसे कि डेटा टाइप्स है, इंटरप्रिटर है, व्हाटएवर। ओके, पहले फिलहाल हम प्रोसेस ऑफ जावा प्रोग्राम कहाँ से कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमको सोर्स फाइल क्रिएट करनी है, यानी कि प्रोग्राम टाइप करना है, दैट इज कॉल्ड ए सोर्स फाइल, उसको हम सेव करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ सेविंग ए फाइल बी केयरफुल, द एक्सटेंशन ऑफ द जावा फाइल इज डॉट जावा। कौन कौन से एक्सटेंशन है, यानी कि फाइल का नाम तो देना ही देना है, फाइल नेम डॉट जावा, कंटिन्यूसली पीछे डॉट जावा लिखना है। Okay, and one more very important point, its name should be the same as that of class when class is public, not that the name is case sensitive। जावा पूरा केस सेंसिटिव है, यानी कि जावा के लिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग है, तो ध्यान से। ओके, और आप फाइल का नाम कोई भी नहीं दे सकते। अभी तक आपने जो भी कुछ सीखा कंप्यूटर में, जब चाहो अपना नाम डाल देते हो, यू जस्ट मार्केटिंग योर नेम, इज नॉट लाइक दैट हियर। यहाँ पे जावा प्रोग्राम के अंदर आपने जो मेन फंक्शन के अंदर जो क्लास का नाम यूज किया ना, उसी नाम से आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी, आप कोई दूसरे नाम से फाइल सेव नहीं कर सकते। हम प्रैक्टिकली जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। ओके, देन आफ्टरवर्ड जावा सी, व्हाट इज जावा सी? इज अ जावा कंपाइलर, सी मींस कंपाइलर। जावा सी वो एक कंपाइलर का नाम है, जावा का इनबिल्ट कंपाइलर है, ठीक है। द कंपाइलर जावा सी कंपाइल सोर्स फाइल एंड क्रिएट्स अ बाइट कोड। हु क्रिएट द बाइट कोड? कंपाइलर। इससे पहले के डायग्राम में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। So first you write your file and save it with the .java extension, then you compile it and it generates the bytecode. Okay, and the name of bytecode file is same as the class name containing the main method and it has the extension .class। यानी कि .compiler कंपाइलर करने के बाद जो बाइटकोड बनेगा उसका एक्सटेंशन होगा .class, वो हम नहीं बनाएंगे, जावा खुद बनाएगा। जैसे ही आप कंपाइल करोगे, वन मोर फाइल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड एंड द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल इज .class। और वो एक्सटेंशन किस नाम के, किस टाइप की फाइल का है? बाइट कोड फाइल का है, क्योंकि कंपाइलर बाइट कोड जनरेट करता है। ओके, एंड एट लास्ट एन इंटरप्रेटर जावा इंटरप्रेट्स द बाइट कोड एंड एग्जीक्यूट्स इट। जो भी इंटरप्रेटर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, एन इंटरप्रेटर जावा इंटरप्रेट्स बाइट कोड and execute it and you get the result on the screen। So these are the steps, okay, these are the process, this is the process of java program। आपको ये प्रोसेस करना है, पहले लिखो प्रोग्राम को, सेव करो .java एक्सटेंशन से, कंपाइल करो, कंपाइलर एक और फाइल बनाएगा, यहाँ पे कंपाइलर जावा सी है, जो फाइल बनाएगा उसको बाइट कोड कहते हैं, जिसका एक्सटेंशन होगा .class। ओके, और फिर वो बाइट कोड को इंटरप्रेट किया जाएगा जावा इंटरप्रेटर से, ठीक है, और वो जावा नाम है उसका, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप का इंटरप्रेटर अपना आप यूज हो जाएगा। सो दिस आर द बेसिक ऑफ जावा। इंट्रोडक्शन मैंने जावा का दे दिया, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं और भी डिटेलिंग करूंगा जावा का, क्योंकि जावा स्टार्ट हो चुका है पार्ट 1 और 2, और ये पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, तो वो भी खास चेक कर लेना। डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट, आदत डाल दो सेल्फ टेस्ट को, सेल्फ टेस्ट देने के बाद लाइक करना है और कमेंट पोस्ट करना मत भूलना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।